हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। और सिंथेसिस में मैंने आपको एक टॉपिक जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, जो है पार्टिसिपल की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हम लोग उसकी दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाने की दूसरी टॉपिक, और जो है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो आप देखिएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, ये दूसरी टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस by using नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हमें क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। नॉमिनेटिव को हिंदी में या इंग्लिश में ही कहते हैं, नॉमिनेटिव को कहते हैं सब्जेक्टिव, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है या नॉमिनेटिव केस में होता है। और एब्सोल्यूट मींस होता है फ्री। एब्सोल्यूट मींस क्या होता है? फ्री। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सेम टू सेम क्या है जानते हैं? ये वही पार्टिसिपल की तरह ही है। हमने जो पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, सेम टू सेम जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी वही है। लेकिन इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दो जो सेंटेंस होंगे उस सेंटेंसेस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं होंगे। सेंटेंसेस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं होंगे। लेकिन पार्टिसिपल में क्या था? दो सेंटेंस होते थे या तीन सेंटेंस होते थे, उनके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉमन होते थे। और यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉमन नहीं होंगे। तब क्या होगा? इसमें क्या होगा, जैसे एक सेंटेंस है, जैसे उसमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस होगा, उसमें भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये दूसरा सेंटेंस है। तो देखिए दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस रीजन बताएगा, एक सेंटेंस जो होगा वो रीजन बताएगा, ठीक है ना। एक सेंटेंस क्या बता रहा है हमें? रीजन बताएगा। और ठीक है, एक सेंटेंस रीजन बता रहा है और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो हमें रिजल्ट बताएगा। क्या बताएगा? रिजल्ट। एक सेंटेंस रीजन और दूसरा रिजल्ट, और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक दूसरे से कॉमन नहीं होंगे। तो वहीं पे क्या लगेगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल लगेगा। और जो सेंटेंस रीजन बताएगा, जो सेंटेंस रीजन बताएगा उस सेंटेंस की वर्ब को देखेंगे, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये कैसे बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल? आपको पता है, हैविंग प्लस V3। और लेकिन एक चीज और, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कॉमन नहीं होंगे, तो इसलिए दोनों तरफ जहां पार्टिसिपल बनेगा वहां भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उधर भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्योंकि कॉमन नहीं होगा इसलिए सब्जेक्ट दोनों साइड लिखा जाएगा। ये सब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद ये जो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या जो अदर वर्ड्स होंगे जो भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा कर देंगे और ये सब्जेक्ट भी लिख देंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इस तरह से ये हम जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हेल्प से एक सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया द सन रोज। मैंने क्या लिखा? द सन रोज, द सन रोज। एक सेंटेंस ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस है आई गॉट अप, मैं उठ गया। आई गॉट अप, मैं उठ गया। अब यहां पे देखिए पहले सेंटेंस में है सूरज निकला, दूसरा सेंटेंस है मैं उठ गया। तो पहले बताइए इसमें रीजन क्या? क्या मेरे उठने की वजह से सूरज निकलेगा या सूरज के निकले की वजह से मैं उठा? बिल्कुल सूरज के निकलने की वजह से मैं उठ गया, ठीक है। तो ये जो
है द सन रोज, ये सेंटेंस हमें रीजन बता रहा है। क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है। और जो मैं उठ गया उस रीजन का ये रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। ठीक है ना? तो रीजन और रिजल्ट मिल गया हमें। अब जो सेंटेंस रीजन बता रहा है उस सेंटेंस की वर्ब से हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना लेंगे। और लेकिन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, तो दोनों साइड दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट लिखे जाएंगे। तो यहां पे हम इसका आंसर जब लिखेंगे तो हो जाएगा द सन, द सन। अब ये रोज की थर्ड फॉर्म राइजन, लेकिन उसके पहले हैविंग लगाना पड़ेगा। तो द सन हैविंग, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन। फिर यहां पे कॉमा करके दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई गॉट अप, हो गया द सन हैविंग राइजन, सूरज के निकलने की वजह से मैं उठ गया। तो इस तरह से आप जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हेल्प से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसका एक और रूल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट रूल, जैसे किसी सेंटेंस में क्या होगा, रूल नंबर 2 हम इसको कह सकते हैं। ठीक है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब अगर है और इनके बाद अदर वर्ड्स आ जाएं। क्या आ जाएं? अदर वर्ड्स। लेकिन मेन वर्ब नहीं आना चाहिए। यहां पे जो इज, एम, आर, वॉज, वर है ये लिंकिंग वर्ब की तरह होंगे। किसकी तरह होंगे? लिंकिंग वर्ब की तरह होंगे। तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर ये लिंकिंग वर्ब की तरह होंगे। ठीक है? और दूसरा सेंटेंस यहां पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जिस सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर ये लिंकिंग वर्ब होंगे, या मेन वर्ब कह सकते हैं या लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर तभी होता है जब इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं होता। तो मेन वर्ब नहीं होता तो या तो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है, या प्रोनाउन होता है। तब ये लिंकिंग वर्ब हो जाता है जब इसके बाद नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब ये सब हो, तो ये क्या होगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। वर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब, तब ये लिंकिंग वर्ब होगा। और अगर इनके बाद वर्ब आ जाए, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएंगे? तब उस कंडीशन में ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन अभी यहां ये लिंकिंग वर्ब है। तो अगर ये वाला सेंटेंस ही हमें क्या बताए? रीजन बताए। क्या बताए? रीजन। और दूसरा सेंटेंस हमें क्या बताए? रिजल्ट। क्या बताएगा? रिजल्ट। ये वाला सेंटेंस हमें क्या बताएगा? रिजल्ट। तो देखिए जो रीजन बता रहा है उसी में पार्टिसिपल बना देंगे। अब यहां पे इसमें पार्टिसिपल बनाएंगे तो इज, एम, आर, वॉज, वर में आई एन जी लगा के इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। तो इज, एम, आर, वॉज, वर में आई एन जी लगाने से बीइंग बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, उसके बाद इस सब में आई एन जी लगा के ये बीइंग बन जाएगा। ठीक है? उसके बाद जो अदर वर्ड्स जो भी होगा आप लिखने के बाद कॉमा करके इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, यानी बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, इट इज वेरी हॉट फुल स्टॉप, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इट इज वेरी हॉट बहुत गर्मी है, आई विल नॉट गो आउट, बहुत गर्मी है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ना है। तो यहां पे क्या होगा? गर्मी होना ये रीजन है, गर्मी होना ये क्या है? रीजन है। और मैं बाहर नहीं जाऊंगा ये उसका रिजल्ट है। तो जो रीजन बता रहा है इसमें हम पार्टिसिपल बना देंगे, इज में आई एन जी लगा देंगे, बन जाएगा बीइंग। तो आंसर क्या हो गया? इट, इसमें आई एन जी लगा दीजिए, बन गया बीइंग। इट बीइंग वेरी, इट बीइंग वेरी हॉट, इट बीइंग वेरी हॉट, कॉमा कर देंगे, आई विल नॉट गो आउट। इसका आंसर हो जाएगा बहुत गर्मी होने की वजह से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इट बीइंग वेरी हॉट आई विल नॉट गो आउट।
तो इस तरीके से एक सेंटेंस हमारा बन गया। अब मैंने आपको रूल समझाया। अब इसके बाद मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जो पूछे गए हैं। तो यहां पे एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। अब यहां फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द वेदर वाज स्टॉर्मी। वेदर मौसम, वाज था, स्टॉर्मी तूफान वाला था या तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन हो गया लेट। अब बताइए रीजन कौन बता रहा है? वेदर का स्टॉर्मी होना ये रीजन है, और रिजल्ट क्या है? प्लेन हो गई लेट, ये रिजल्ट है। तो जो रीजन बताता है उधर ही पार्टिसिपल बनाना है। और यहाँ पे वाज लिंकिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ स्टॉर्मी एडिटिव है, ठीक है ना। तो ये लिंकिंग वर्ब है, इसी में आईएनजी लगा, क्या बन गया? बीइंग। लेकिन द वेदर को जहां है वही लिखना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट कॉमन नहीं होते, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कॉमन नहीं होते। दोनों में क्या रिलेशन होता है? दोनों सेंटेंसेस में रीजन और रिजल्ट का, और है भी रीजन और ये रिजल्ट दिखा रहा है, और जो रीजन बताएगा उसी में पार्टिसिपल बना देना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? द वेदर। बोलिए क्या है? द वेदर। अब इसमें हमने आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया? बीइंग। द वेदर बीइंग क्या? स्टॉर्मी। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा, अब इस सेंटेंस को पूरा लिख देंगे, द प्लेन गॉट लेट, यानी वेदर के तूफान वाले या तूफानी होने की वजह से प्लेन क्या हो गई? लेट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया। टीचर ने प्रवेश किया द क्लास। टीचर ने कहा प्रवेश किया? क्लास में प्रवेश किया। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी स्टूड अप, खड़े हो गए। तो रीजन क्या है? क्या विद्यार्थियों के खड़े होने की वजह से टीचर एंटर किया क्लास में, या टीचर के एंटर होने की वजह से स्टूडेंट्स खड़े हुए? सीधी सी बात है, टीचर के एंटर होने की वजह से स्टूडेंट्स खड़े हुए। तो ये रीजन है और स्टूडेंट्स का खड़ा होना रिजल्ट। तो जहां रीजन है वही पार्टिसिपल बनाना है। लेकिन आप फिर से याद रखिए, बार बार मैं बता रहा हूं, यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कभी कॉमन नहीं होंगे। आप बताइए क्या स्टूडेंट्स और टीचर कॉमन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आप आंसर देंगे, यहाँ एंटर्ड है तो आप इसको क्या बना सकते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये एंटर्ड क्या हो जाएगा? हैविंग एंटर्ड। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोलिए, टीचर द टीचर हैविंग entered, the teacher having entered the class, कॉमा करके अब सब्जेक्ट लिख देंगे, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी टीचर के क्लास में एंटर करने की वजह से बच्चे खड़े हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द आर्मी अराइव्ड, आर्मी पहुंच गई, आर्मी पहुंच गई। द रिलीफ वर्क यानी राहत कार्य, टुक मींस पकड़ा, स्पीड गति पकड़ लिया। तो बताइए गति पकड़ने की वजह से आर्मी आई या आर्मी के आने की वजह से गति पकड़ी काम ने? सीधी सी बात है, आर्मी के आने की वजह से। तो आर्मी का आना रीजन, और काम जो है स्पीड पकड़ लिया वो उसका रिजल्ट। तो ठीक है, अब यहाँ पे अराइव्ड है, आप क्या कर सकते हैं? इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? द आर्मी, क्या हो जाएगा? द आर्मी हैविंग, द आर्मी हैविंग अराइव्ड, द आर्मी हैविंग अराइव्ड, कॉमा करके इसका सब्जेक्ट लिख देंगे, द रिलीफ वर्क, द रिलीफ वर्क टू स्पीड। ठीक है, इसका आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सन रोज, सूरज निकला। द सन रोज, सूरज निकला। द फॉग मीन्स कोहरा, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया। तो रीजन क्या है? सूरज का निकलना। रिजल्ट क्या है? कोहरे का गायब हो जाना। तो जो रीजन है उधर पार्टिसिपल बना लीजिए। रोज से आप क्या बना सकते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग, रोज की थर्ड फॉर्म राइजन। ओके, तो आंसर क्या हो गया? द सन हैविंग, द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा करके इसका सब्जेक्ट लिखें, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड, इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द सनसेट, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। द स्टार्स, तारे केम अप, आ गए इन द स्काई, तारे आसमान में आ गए। तो बताइए तारों के आने की वजह से सूरज डूबा या सूरज के डूबने की वजह से तारे दिखने लगे? सूरज के डूबने की वजह से तारे दिखने लगे हैं। तो ये रीजन है सूरज का डूबना और रिजल्ट है तारों का दिखना। तो यहाँ पे हम सेट की तीनों फॉर्म सेट 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 होता है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? हैविंग सेट। तो आंसर क्या आ गया? द सन, बोलिए द सन हैविंग, द सन हैविंग सेट, कॉमा करके द सन हैविंग सेट, कॉमा कर देंगे, लिख देंगे द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वर्क काम वॉज डन, काम हो गया, द वर्क वॉज डन, काम हो गया। वी वेंट, हम गए, बैक वापस, होम, हम घर वापस गए। 6 वाले क्वेश्चन में देखिएगा यहां वॉज है, लेकिन याद रखिए वॉज लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये आप ये भी याद रखिए कि जब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, इन सब के बाद जब V3 आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पैसिव होता है, ठीक है ना। और जब पैसिव होता है तो पार्टिसिपल भी अपना पैसिव का फॉर्म लेती है, पैसिव का रूप लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो वॉज डन है, पहली बात तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इसको बीइंग नहीं बनाने वाले हम। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल ही बनेगा, लेकिन पैसिव में परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस V3, लेकिन जब पैसिव होगा तो हैविंग प्लस V3 के बीच में बीन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? द वर्ब, सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कॉमन नहीं है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट कॉमन नहीं होता, पार्टिसिपल में कॉमन था, इसलिए वहां एक साइड हम सब्जेक्ट नहीं लिखते थे, ठीक है ना। द वर्क, बोलिए आगे, हैविंग, द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा करके इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वी वेंट बैक, वी वेंट बैक होम। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बेल मीन्स घंटी, रैंग मीन्स बची, घंटी बजी। द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया। स्कूल बंद होने की वजह से घंटी बजी या घंटी बजने की वजह से स्कूल बंद हुआ? घंटी बजने की वजह से। और वैसे भी रीजन पहले होता है, रिजल्ट बाद में आता है, तो रीजन घंटी पहले बजती है, ठीक है ना। तो ये रीजन है और ये स्कूल का बंद होना रिजल्ट। तो यहाँ पे रैंग की थर्ड फॉर्म रंग होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? हैविंग प्लस V3। तो क्या हो गया? द बेल, आंसर क्या आ रहा है? द बेल। ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में भूल जाएंगे। कोई भी चीज जो जितना आसान होता है वो भूलता ही जल्दी है, इसलिए आप इसको बिल्कुल पूरा अच्छे से समझिएगा ताकि भूले नहीं, ठीक है ना। द बेल हैविंग, द बेल हैविंग, रैंग की थर्ड फॉर्म रंग, द बेल हैविंग रंग, फिर कॉमा कर देंगे, द बेल हैविंग रंग, कॉमा कर देंगे, द स्कूल क्लोज्ड, क्या हो जाएगा? द स्कूल क्लोज्ड, ठीक है, आप लोग कर ही लेंगे, द स्कूल क्लोज्ड, द बेल हैविंग रंग, द स्कूल क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द रेन, बारिश, स्टॉप्ड, रुक गई, बारिश क्या हो गई? रुक गई। चिल्ड्रन, बच्चे, वेंट, गए, आउट, बाहर, टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने के लिए गए। बारिश रुक गई, बच्चे बाहर खेलने के लिए गए। तो बोलिए बच्चों के बाहर खेलने की वजह से बारिश रुकी या बारिश के रुकने की वजह से बच्चे बाहर खेलने गए? सीधी सी बात है, बच्चों के बाहर खेलने की वजह से बारिश रुकी है, नहीं बारिश के रुकने की वजह से बच्चे बाहर खेलने गए। तो ये रीजन है बारिश का रुकना, रिजल्ट है बच्चों का बाहर खेलने जाना। तो यहाँ स्टॉप्ड है, ये V3 बन जाएगा जब इसके पहले हैविंग लगाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? द रेन हैविंग स्टॉप्ड, फिर कॉमा करके सब्जेक्ट लिख दीजिए, चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, इसका भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द फॉग, कोहरा, वॉज मीन्स था, द फॉग कोहरा, वॉज था वेरी डेंस, कोहरा बहुत डेंस था, कोहरा बहुत घना था। नो वन, कोई नहीं, कुड सी, देख सकता था, हिज वे, अपना रास्ता, थ्रू, से होकर, द स्ट्रीट्स, कोई भी गली से होकर अपना रास्ता नहीं देख सकता था। तो बोलिए कोहरे के गायब होने की वजह से कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था या किसी के रास्ता ना देख पाने की वजह से कोहरा घना हो गया?
बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोहरा घना होने की वजह से ये बात हुई है, तो ये रीजन बता रहा है। और यहाँ पे वाज लिंकिंग वर्ब है, तो जब वाज लिंकिंग वर्ब है तो इसमें आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दीजिए। क्या हो गया? बीइंग। तो आंसर क्या हो गया? द फॉग बीइंग वेरी डेंस। फिर क्या कर देंगे यहाँ पे? कॉमा। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा, पूरा सेंटेंस लिख देंगे। नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया। द लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया। ही पोस्टेड, उसने पोस्ट कर दिया। इट, इसे। एट वंस, तुरंत, उसने इसे तुरंत पोस्ट किया। तो बताइए रीजन क्या है? लेटर के लिखे जाने की वजह से उसे पोस्ट किया गया या पोस्ट होने की वजह से लिखा गया? रीजन तो पहले ही होता है ना, तो लिखने की वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो ये रीजन बता रहा है, द लेटर वॉज रिटन, ये रीजन बता रहा है। अब ये रीजन बता रहा है तो इधर ही पार्टिसिपल बना देंगे, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो वाज बताइए हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये पैसिव हो गया। और जब पैसिव होता है, आपको बार बार बता दो, पैसिव की पहचान आपको याद होनी चाहिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इन सब के बाद अगर V3 आती है तो वो पैसिव होता है। तो ये पैसिव है, तो पैसिव है तो परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म लगा देंगे, तो हो जाएगा द लेटर। क्या हो गया आंसर? द लेटर। और यहां पे हो जाएगा हैविंग, हैविंग बीन लगा के रिटन लिखेंगे। द सन हैविंग बीन रिटन, फिर कॉमा करके ये सब्जेक्ट लिख देंगे। ही पोस्टेड इट एट वंस, पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द क्लास वर्क वॉज ओवर, क्लास वर्क जो है ना ओवर हो गया था, खत्म हो गया था। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, लेफ्ट, छोड़ के चले गए। द क्लास, स्टूडेंट्स ने क्लास को छोड़ दिया। तो रीजन सीधी सी बात है, क्लास वर्क का ओवर होना ये रीजन है, और स्टूडेंट्स का क्लास छोड़ के जाना रिजल्ट है। और यहाँ वाज लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद देखिए आपके ओवर लिखा है, ये कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पे इसमें आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? द क्लास वर्क, इसमें आईएनजी लगा क्या हो गया? बीइंग। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, द क्लास वर्क, ये क्या हो गया? वाज बन गया बीइंग। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, फिर यहाँ कॉमा लग जाएगा। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट्स ने क्लास को छोड़ दिया, स्टूडेंट्स क्लास को छोड़ के चले गए। क्वेश्चन नंबर 12। इट वॉज कोल्ड, ये ठंडी थी। इट वॉज कोल्ड मीन्स ठंडी थी। नो वन, कोई नहीं, वेंट गया, आउट, बाहर, कोई बाहर नहीं गया। ठंडी थी, कोई बाहर नहीं गया। तो बोलिए ठंडी होने की वजह से कोई बाहर नहीं गया, या किसी के बाहर ना जाने की वजह से ठंडी आ गई? ऐसा तो होता ही नहीं है। ठंडी होने की वजह से कोई बाहर नहीं गया, तो इट वॉज कोल्ड ये रीजन है, नो वन वेंट आउट ये रिजल्ट है। और यहाँ वाज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो इसमें आईएनजी लगा के बीइंग बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट बीइंग, इट बीइंग कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड, कॉमा करके नो वन, क्या? नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। द पुलिस अराइव्ड मीन्स पहुंच गई। पुलिस क्या हो गई? पहुंच गई। द मॉब, भीड़ या गुस्साई भीड़ इसको कहते हैं। डिस्पर्स्ड मीन्स तितर बितर हो गई। ठीक है ना, पुलिस पहुंच गई, गुस्साई भीड़ तितर बितर हो गई। तो यहाँ पे पुलिस का पहुंचना रीजन है और भीड़ का तितर बितर होना रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन बता रहा है, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हैविंग अराइव्ड। तो आंसर क्या आएगा? द पुलिस हैविंग अराइव्ड, फिर कॉमा लगा देंगे। द मॉब डिस्पर्स्ड, आंसर क्या हो गया? द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द सन सेट, सूरज डूब गया। द सन सेट, सूरज डूब गया। दे मीन्स वे, रिटर्न मीन्स लौटे, टू देयर होम्स, वो अपने अपने घर लौटे। सूरज डूब गया, वे अपने अपने घर लौटे। रीजन क्या है? सूरज का डूबना, रिजल्ट उनका घर लौटना। ठीक है, तो यहाँ पे सेट की तीनों फॉर्म, सेट सेट सेट, तो क्या हो जाएगा? द सन, परफेक्ट पार्टिसिपल बना लीजिए, हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर इसको सब्जेक्ट लिख दीजिए, दे रिटर्न टू देयर होम्स। द सन हैविंग सेट, दे रिटर्न टू देयर होम्स।
सन यानी सूरज डूबने की वजह से वे लोग अपने घर लौटे। क्वेश्चन नंबर 15 है, माई पॉकेट, मेरी पॉकेट वॉज पिक्ड। ये देखिए वॉज के बाद V3 है, पैसिव वॉइस हो गया। तो मेरी पॉकेट पिक्ड कर ली गई, मेरी जेब काट ली गई। आई हैड, मेरे पास था, नो मनी, कोई पैसा नहीं था, फॉर बस फेयर, बस के किराए के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो रीजन क्या है, पॉकेट का कट हो जाना, पॉकेट का पिक्ड हो जाना। तो यहाँ पे पैसिव है इज एम आर वॉज वर, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इज एम आर वॉज वर, बी बीन बीइंग, इन सब के बाद V3 आती है तो पैसिव होता है। और पैसिव है तो परफेक्ट पार्टिसिपल जब बनाएंगे तो बीन बीच में लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, माई पॉकेट हैविंग बीन, क्योंकि पैसिव है ना ये, इसलिए मतलब बीन लगा के तब पिक्ड लिखेंगे। माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, कॉमा करके ये आई सब्जेक्ट आ गया। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया। आप इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरी इंटरमीडिएट की ग्रामर आपको फ्री में दूंगा, लेकिन बस आपको इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।